कभी रैप की दुनिया से अपनी पहचान बनाने वाले और फिर काठमांडू के सड़कों से उठकर राजनीति में एक नई लहर पैदा करने वाले बालेन शाह, जिन्हें बालेन शाह के नाम से भी जानते हैं, अब उन्होंने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिसने पूरे नेपाल को ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया को सोचने पर मजबूर किया। प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के भीतर उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं कहा जा सकता, बल्कि इतिहास के सामने एक बड़ा सच स्वीकार करने का साहस था। दलित और अन्य हाशिए पर रहे समुदायों से औपचारिक तौर पर राज्य माफी। यह माफी केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह उन अनगिनत कहानियों, पीढ़ियों के दर्द और समाज के उस कड़वे सच को स्वीकार करने जैसा है, या उसकी ऐसी कोशिश है जिसे अक्सर लोगों ने नजरअंदाज किया। सवाल अब यह है कि माफी दी जाएगी या नहीं। सवाल यह भी है कि क्या माफी सच में बदलाव की नई शुरुआत होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। 27 मार्च 2026 को शपथ लेने के बाद बालेन शाह के नेतृत्व में बनी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 100 बिंदुओं के शासन एजेंडे पर विचार किया और उसको मंजूरी दी। यह एजेंडा केवल प्रशासनिक सुधारों तक सीमित नहीं था, इसमें एक ऐसा बिंदु भी शामिल था जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। वो क्या था? दलित समुदाय से 15 दिनों के भीतर औपचारिक तौर पर राष्ट्र माफी मांगेगा। 29 मार्च को जब यह एजेंडा सार्वजनिक हुआ तो स्पष्ट हो गया कि नई सरकार सिर्फ सिस्टम सुधारने के लिए नहीं बल्कि समाज की जड़ों तक बदलाव लाने की कोशिश करने जा रही है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य, समाज, नीतिगत ढांचे ने दलितों के साथ अन्याय किया, उन्हें अवसर से वंचित रखा गया और अब समय है कि उसे स्वीकार किया जाए और उसको सुधारने का मौका दिया जाए। नेपाल में जाति आधारित भेदभाव कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन इसकी नींव 1854 में लागू मुल्की ऐन से मजबूत हुई, जिसने जाति व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी। इस कानून के तहत दलितों को अछूत घोषित कर दिया गया और उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। सामाजिक दूरी को कानूनी रूप दे दिया गया और इसने नेपाल के पूरे ढांचे को उलट-पुलट कर दिया। 1963 में भले ही छुआछूत को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया हो, लेकिन समाज की मानसिकता उतनी जल्दी नहीं बदलने वाली। आज भी कई जगहों पर दलितों का मंदिर में प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित है या उन्हें रोका जाता है। पानी के स्रोत अलग होते हैं, सामाजिक संबंधों में दूरी बनी रहती है। यानी कानून तो बदल गया, लेकिन समाज पूरी तरीके से नहीं बदल पाया। नेपाल में दलित समुदाय की आबादी कुल लगभग 13 से 14%, लेकिन उनकी स्थिति बेहद चिंताजनक और उसकी वजह आपने साफ देखा कि कैसा भेदभाव है, किस तरह का सामाजिक ढांचा है। इस समाज का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहा है। साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से बेहद कम, सरकारी और निजी संस्थानों में प्रतिनिधित्व बेहद कम, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच बहुत सीमित। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने बार बार इस असमानता को उजागर किया, लेकिन जमीनी बदलाव धीमा रहा। बालेन शाह पारंपरिक नेता नहीं है, वो एक इंजीनियर हैं, फिर रैपर बने, फिर एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जिसने सिस्टम के बाहर से आकर के उसको चुनौती दी और फिर अब सिस्टम के अंदर जाकर के उसको बदलने का हौसला दिखाया। उनकी नियुक्ति रामचंद्र पौडेल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत की गई। वे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी से जुड़े हैं, जो खुद को पारंपरिक राजनीति से अलग होने वाली पार्टी कहती है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसका जवाब युवा पीढ़ी का भरोसा है। दरअसल सितंबर 2025 में नेपाल में हुए जेनजी विरोध प्रदर्शन केवल राजनीतिक घटना नहीं थी, वे एक सामाजिक विस्फोट था। युवाओं ने सड़क पर उतरकर कहा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, अब जवाबदेही चाहिए, अब बदलाव चाहिए और बदलाव वाली सरकार चाहिए। इन आंदोलनों ने पुरानी सरकारों को उखाड़कर सत्ता से बाहर नए चुनाव का रास्ता खोल दिया, बालेन शाह जैसे नेता को सत्ता तक पहुंचाया। यानी आज जो माफी की बात हो रही है, उसकी जड़ें उसी आंदोलन के अंदर छिपी हुई है। सामाजिक न्याय को समझने के लिए सिर्फ आंकड़े काफी नहीं होते, वो कहानियां ज्यादा असर करती है। सरस्वती नेपाली वैतरणी में दलित सोसाइटी डेवलपमेंट फोरम की अध्यक्षा अपने बचपन को याद करते हुए क्या कहती है? वो कहती हैं कि मुझे स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ एक ही घड़े का पानी नहीं पीने की अनुमति थी भाई। मुझे सिर्फ इसलिए घर जाना पड़ता था क्योंकि मैं दलित थी, मैं सार्वजनिक जगह पर पानी नहीं पी सकती थी। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह उस नेपाली समाज के लिए आईना थी। और वो भारत में भी होता है, जहां पहचान के आधार पर इंसान को अलग कर दिया गया, उसके साथ भेद किया। वो आगे कहती है कि राज्य की माफी हमारे घावों का मरहम जैसी हो सकती है, लेकिन असली इलाज तब होगा जब हमारे
अधिकार जमीन पर लागू। इस फैसले का स्वागत तो हुआ है, लेकिन इसके साथ चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। दलित कार्यकर्ताओं का कहना है कि माफी जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं, क्योंकि असली बदलाव नीतियों के सामने लाने और उनके क्रियान्वयन से होना है। कई लोगों को डर है कि कहीं यह सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति का सोसा बनकर के न रह जाए। नेपाल की युवा पीढ़ी इस फैसले को लेकर आशावादी है। उसका मानना है कि एक सकारात्मक सुधार है, लेकिन इसके साथ ठोस कदम उठाना भी जरूरी है। युवाओं के लिए यह सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि भविष्य का सवाल है। क्या नेपाल एक ऐसा देश बनेगा जहां सभी को बराबरी का अधिकार मिलेगा? इतिहास में कई बार सरकारों ने माफी मांगी है, लेकिन हर बार बदलाव नहीं आया। वो माफी केवल एक पॉलिटिकल स्टंट साबित हुई। तो क्या नेपाल के अंदर जो ये माफी सामने आ रही है, ये केवल एक पॉलिटिकल स्टंट होगा या जमीन पर भी सकारात्मक तौर पर उतरेगा? इस बार फर्क तभी पड़ेगा जब माफी के साथ ठोस नीतियां लागू होंगी, बजट उसके लिए एलोकेट होगा, कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा और समाज को सोच बदलने के लिए तमाम तरह के प्रस्ताव। नेपाल का एक कदम केवल एक देश की कहानी नहीं है, एक उदाहरण है कि अतीत को स्वीकार करना जरूरी है और अन्याय को नाम देना। सुधार की शुरुआत ईमानदारी से होनी चाहिए और नेपाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ अतीत का भेदभाव, असमानता और अन्याय है, तो दूसरी तरफ भविष्य, समानता, सम्मान और न्याय की बात है। बालेन शाह का यह फैसला बेहद साहसिक फैसला है और उस फैसले के आधार पर वो दोनों समाजों या दोनों अलग अलग तरह के भेद के बीच एक ब्रिज का काम कर सकते हैं। लेकिन ये पुल तभी तैयार होगा जब शब्दों के साथ कर्म भी जुड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये माफी केवल घोषणा नहीं रहेगी, यह नेपाल के इतिहास में एक नई शुरुआत मानी जाएगी। और मैं इसको भारत के संदर्भ में भी लेकर के आता हूँ। भारत में भी ये भेद बहुत गहरा है, इसको लेकर के बार बार बात होती है। बहुत सारे कैंपसेस में ये मुद्दे उठते हैं, उनको अलग तरीके से लिया जाता है। बहुत सारे इलाकों में सुनने को मिलता है, कभी आप बुंदेलखंड चले जाइए, मध्य प्रदेश के इलाकों में चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, कई सारे राज्यों में ये भेद बार बार देखने को मिलते हैं। कई ऐसे चैलेंजेस सामने आते हैं सामाजिक रूप से, जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि समाज इससे कब उभरेगा। और तब जब भारत के अंदर राजनीति पूरी तरीके से जाति आधारित दिखाई पड़ती है, वो चाहे पश्चिम में हो, चाहे पूरब में हो, उत्तर में हो, दक्षिण में हो, तब इस तरह के कदम जो बालेन शाह नेपाल के अंदर उठा रहे हैं, वो भारत में भी उठाने की आवश्यकता महसूस की जाती है। भारत में हालांकि माफी जैसी बातें बहुत बार हो चुकी है अलग अलग मामलों पर। कभी सिखों के नरसंहार के ऊपर माफी मांगी जाती है, कभी धारा जब इमरजेंसी लागू की गई तब पर जो है माफी मांगी जाती है। लेकिन उस माफी के आगे क्या होता है? क्योंकि जाति संघर्ष विकास में सबसे बड़ा रोल है और सामाजिक विकास में तो बहुत ज्यादा। अभी चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने ये बात सामने रखी कि नेपाल इस बात के लिए तैयार है, नेपाल ने सदियों की गलती भुलाने के लिए माफी का प्रस्ताव रखा है कि राज्य यानी नेपाल राष्ट्र जो है वो पूरी तरीके से इस पर माफी मांगे। क्या भारत इसके लिए तैयार है? और क्या भारत इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार है? ये एक बड़ी बहस है। तो नेपाल से इस बहस को मैं शुरू करता हूं, लेकिन समाप्त मैं भारत पर कर रहा हूं कि क्या भारत की कोई सरकार, भारत का कोई राष्ट्र नायक, कोई नेता इस तरह का विमर्श जनता के सामने लेकर के आने की हिम्मत कर पाएगा? क्या वो साहस कर पाएगा? और उस साहस के आधार पर जो नीतियां और बजट का एलोकेशन होगा या जो उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, वो क्या उस तरीके का होगा और एक समय सीमा के अंदर होगा कि उसको लागू किया जा सके और इस बदलाव को वास्तव में महसूस किया जा सके? आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।